वेलकम फ्रेंड्स। आज हम व्यावसायिक अध्ययन BST जो क्लास 11th का है, चैप्टर 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, इसका हम सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट वीडियो में काफ़ी चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिए। तो आज हम यहाँ से इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आर्थिक उत्तरदायित्व देखिए, सबसे पहले इसका प्रकार होता है। सबसे पहला उत्तरदायित्व उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाओं को समाज को उपलब्ध कर तथा लाभ पर विक्रय करके सुलभ कराना है। मतलब कि उसको बेचना लाभ के साथ, ये उसका ज़रूरी है जिसकी समाज को आवश्यकता है। फिर कानूनी उत्तरदायित्व, देश की कानून का पालन करें क्योंकि ये कानून समाज के हित के लिए होते हैं। कानून का पालन करने वाला उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने वाला उद्यम होता है। नैतिक उत्तरदायित्व में देखिए, उदाहरणतः किसी भी उत्पादन का विज्ञापन करते समय मनुष्यों को की धार्मिक भावनाओं का आदर करना चाहिए। उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए स्वेच्छतापूर्वक कार्य करने की भावना अपनानी होती है। विवेकशील उत्तरदायित्व यानी कि उदाहरणार्थ जैसे कि शिक्षण संस्थानों के लिए दान देना अथवा बाढ़ या भूकंप पीड़ितों की सहायता करना। प्रबंधकों का यह कर्तव्य होता है कि पूंजीगत विनियोजन को सुरक्षित रखने के लिए सट्टेबाजी संबंधी सौदों से बचाकर स्वस्थ व्यावसायिक क्रियाओं में संलग्न रहे ताकि विनियोजन पर उचित लाभ मिलता रहे। मतलब कि एक अच्छा इन्वायरमेंट में वो काम करे। व्यवसाय का विभिन्न संबंधित वर्गों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। देखिए, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि संबंधित वर्गों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। इसमें सबसे पहला आ रहा है व्यवसाय का अंशधारियों अथवा स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व, मतलब शेयर होल्डर्स जो या फिर जो मालिक होते हैं उसके प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। स्वामी अथवा अंशधारियों को उनके द्वारा विनियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल दे तथा इसका विश्वास दिलाए कि उनकी विनियोजित पूंजी व्यवसाय में सुरक्षित है। कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व में कर्मचारियों को अर्थपूर्ण कार्य के सुअवसर प्रदान करें। प्रबंधकों को कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सही ढंग की कार्य दिशाओं का सृजन करना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। श्रमिकों को उचित वेतन तथा उचित व्यवहार का प्रबंधकों से भरोसा मिलना चाहिए कि उनका भी तो कुछ फ़र्ज बनता है आगे। फिर उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व, उत्तम किस्म की वस्तु सेवाएं उचित मूल्य पर प्रदान करना, उचित समय पर तथा उचित मात्रा में उपलब्ध कराने का व्यवसाय का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। व्यवसाय को मिलावट करने के विरुद्ध सतर्कता बरतने, निम्न स्तर के माल की पूर्ति न होने देने, आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में कमी न होने देने तथा ग्राहकों से शिष्टाचार का बर्ताव करने एवं धोखापूर्ण तथा अविश्वसनीय विज्ञापन पर रोक लगाने आदि कार्यों के संपादन का भी उत्तरदायित्व होता है। समाज तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व में देश के कानूनों का पालन करना तथा करों का सरकार को समय अनुसार ईमानदारी से भुगतान करने का भी व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तथा उनमें गंदे पानी से वायु तथा पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। व्यवसाय तथा पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण जिसमें भूमि, जल, वायु, मनुष्य, पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी सभी को सम्मिलित किया जाता है को पतन होने से, मतलब उनका विनाश होने से बचाते हुए इनका संरक्षण करना चाहिए तथा ताकि वातावरण में के संतुलन को बनाया जा सके कि उसमें संतुलन रखे। तो ये नहीं कि उसने लाभ कमाने के लिए इन सबको दोहन किया या इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। महानगरों के कारखानों से निकले उत्सर्जन मनुष्य जाति के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। मतलब रसायन वगैरह उसने मान लो बाहर छोड़ दिए या पर्यावरण में छोड़ दिए, नदी में छोड़ दिए, तो उन सबसे उसको मनुष्य को नुकसान पहुंचेगा। यद्यपि कुछ अवशेषों का उपयोग कच्चे माल तथा ऊर्जा के रूप में अपरिहार्य है, लेकिन उत्पादकों के लिए इसके प्रयोग से कुप्रभावों को कम करना एक बड़ी समस्या है। पर्यावरण संरक्षण हम सभी के लिए उपयोगी है। इसमें देखिए, पर्यावरण केवल सीमित प्रदूषण को ही समाप्त कर पाता है, अतः यह बढ़ता ही जाता है। वायु प्रदूषण मुख्यतः रासायनिक क्षय तथा कूड़े कचरे की नदियों में प्रभावित करने से होता है। दुर्गंधमय क्षय होना, मतलब कि बदबू के साथ उसको जला देना या खराब कर देना तथा भारी प्रदूषित सामग्री एकत्रित होने से भूमि क्षतिग्रस्त होती है। वातावरण की सुरक्षा का प्रत्यक्ष संबंध प्रदूषण के नियंत्रण से है।
प्रदूषण के कारण देखिए क्या क्या होते हैं, इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि व्यावसायिक क्रियाओं में उत्पादन, वितरण, यातायात, गोदाम, वस्तुओं का उपभोग तथा सेवाओं के मुख्य स्थान रखनी चाहिए। बहुत सी व्यावसायिक इकाइयाँ जैसे कि हवा, जल, भूमि ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी पाई गई हैं। तो कुछ नीचे समझाया गया, जैसे वायु प्रदूषण के लिए मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा गया कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण फैलाता है। कारखानों से निकला हुआ धुआं प्रदूषण फैलाता है। जल प्रदूषण में वर्षा से व्यवसायों एवं शहरों का कचरा नदियों एवं झीलों में बिना परिणाम की परवाह किए फेंका जाता है। ऐसा अक्सर व्यवसाय करते हैं। जल प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष हजारों पशुओं की मृत्यु हो जाती है एवं मानव जाति के लिए भी गंभीर चेतावनी है ये। भूमि प्रदूषण में देखो, कचरे को भूमि के अंदर दबा देने से होता है, जिसके कारण भूमि की गुणवत्ता तो नष्ट होती ही है, भूमि की उर्वरता शक्ति मतलब कि उसकी उपजाऊ शक्ति भी नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत सी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे कम सुनना, दिल की बीमारी भी हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम लोगों को, तथा मानसिक असंतुलन इत्यादि प्रॉब्लम हो सकती है। प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता क्या है? देखिए, प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को कितनी मात्रा में नष्ट कर दिया गया है तथा हमारे माध्यम प्रदूषण स्रोत से कितनी दूरी पर है, मतलब कहाँ से वो प्रदूषण आ रहा है और कहाँ पर हम लोग रह रहे हैं या कहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है वातावरण की। इस प्रकार की क्षति पर्यावरण गुणवत्ता में परिवर्तन कर देती है तथा जीवन को दुष्कर बना देती है। इस प्रकार की वायु मनुष्य के लिए सांस लेने में हानिकारक हो सकती है, पानी पीने के योग्य नहीं रहता तथा भूमि धरती माता न रहकर विषैले पदार्थ उगलने वाली बन जाती है। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी आकांक्षाओं को कम करना, जैसे कि कैंसर, हृदय एवं फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हमारे समाज में मृत्यु के प्रमुख कारण हैं तथा ये बीमारियां वातावरण में दूषित तत्वों के कारण हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपाय ऐसी बीमारियों की भयंकरता को ही नहीं रोकते बल्कि मानव जीवन को सुखी बनाने में भी सहायक होते हैं तथा स्वस्थ जीवन जीने का सुअवसर प्रदान करते हैं, कि मतलब मौका मिलता है हमें। दायित्व के जोखिम को कम करना, यह संभावना हो सकती है कि व्यावसायिक इकाइयों को विषात्मक गैस आदि से पीड़ित कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी बना दिया जाए जिन्होंने प्रदूषण फैलाया है। अतः यह आवश्यक है कि दायित्व के जोखिम को कम करने के लिए फैक्ट्री में तथा भवनों के अन्य भागों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किए जाए, नहीं तो फिर उन्हीं को जिम्मेवारी इसका सहना दिया जाएगा। लागत में बचत के लिए, जब उत्पादन इकाई उत्पादन क्रिया से अधिक कचरा छोड़ रही है, ऐसी अवस्था में कचरे तथा मशीन की सफाई से अधिक धन व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि उसको फिर सफाई के लिए भी ज़्यादा तो पैसा लगाना ही पड़ेगा, जिससे सही प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों द्वारा बचाया जा सकता है। ऐसा उसमें लगाया जाना चाहिए कि ताकि प्रदूषण भी कम हो। सार्वजनिक छवि में सुधार के लिए देखिए, कचरे के नियंत्रण संबंधी अच्छी नीतियों के विषय में जानकर जनता और अधिक प्रभावित होती है। जब एक व्यावसायिक संस्था वातावरण को अच्छा बनाने का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण कर लेती है तो लोगों पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। देखिए इसका तो उस संस्था की सार्वजनिक प्रतिष्ठा मतलब कि उसकी गुडविल एवं सार्वजनिक कर्तव्य निष्ठतम उद्यम के रूप में उभरती है कि वो समाज की में भी अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा है। अन्य सामाजिक हितीय लाभ, प्रदूषण नियंत्रण के अन्य भी बहुत से हितीय लाभ प्राप्त होते हैं। उदाहरणतः स्पष्ट दृश्यता, स्वच्छ इमारतें, उच्च कोटि का जीवन स्तर तथा प्राकृतिक उत्पादों की शुद्ध रूप में उपलब्धता होना। पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका देखिए क्या होती है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यावसायिक इकाइयों को स्वयं आगे आना चाहिए। व्यावसायिक इकाइयों को यह भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे केवल प्रदूषण जनित बातों पर ही ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि पर्यावरण संसाधनों की सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। व्यावसायिक इकाइयाँ धन की सृजनकर्ता, रोजगारदाता तथा भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को संभालने वाली संस्थाएं हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ उपाय देखो निम्नलिखित वो कर सकते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध होकर कार्य करना, कि वो पहले सोचे कि हमें ऐसा कार्य करना ही नहीं है कि जिसमें प्रदूषण फैले। इस बात का विश्वास दिलाना कि उद्यम की प्रत्येक इकाई पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध है। अच्छे किस्म के कच्चे माल के क्रय के लिए नियम बनाना, उच्च कोटि की तकनीक का अपनाना, कचरे के निष्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करना, साइंटिफिक तरीके से उसको अलग से डिस्पोज कर देना, अपनाना, ताकि प्रदूषण का नियंत्रण हो।
प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना, जोखिम भरे द्रव्य पदार्थों का उचित व्यवस्था हेतु सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग करना, इनमें प्रदूषित नदियों की सफाई, वृक्षारोपण, नए वृक्ष लगाना तथा वनों की कटाई को रोकना आदि शामिल हो सकते हैं। समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की लागत एवं प्रतिफल का मूल्यांकन करना ताकि पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रगतिशील कार्रवाई की जा सके। प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आपूर्तिकर्ता यानी कि जिसने आपूर्ति की है, डीलर्स तथा क्रेताओं के तकनीकी ज्ञान तथा अनुभवों का लाभ प्राप्त करने हेतु समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करना, कि मीटिंग्स ऐसे ऑर्गेनाइज करना या फिर कुछ अरेंज कर देना जिसमें लोगों को इस चीज़ों के बारे में जागरूकता प्रदान की जाए। व्यावसायिक नैतिकता में देखिए क्या आता है कि व्यावसायिक इकाई के मुख्य उद्देश्य तथा सामाजिक उद्देश्यों में टकराव नहीं होना चाहिए। यद्यपि व्यावसायिक इकाइयों के संचालनकर्ताओं के निर्णय एवं कार्यकलाप सदैव जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होंगे, यह सदैव सही नहीं है। एक उद्यम आर्थिक कार्य जैसे कि आय, लागत, लाभ में बहुत उच्च कोटि का हो सकता है, लेकिन सामाजिक कार्य पालन में उतना अच्छा नहीं हो, जैसे उत्पादन की पूर्ति उचित मात्रा में उचित मूल्य पर करना। व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा क्या कहती है, देखिए, यदि हम एक कार्य, निर्णय या व्यवहार की नैतिक माने जो समाज की मान्यताओं या सिद्धांतों के अनुरूप है, तो यह एक नैतिक ही होगा। हमारे समाज के विगत कुछ वर्षों में व्यवहारिक मूल्यों में परिवर्तन आया है। जो सिद्धांत व्यवसाय के लिए अधिक कठोर हुए हैं, उनके उदाहरण हैं लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए, पर्यावरण संरक्षण, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं कर्मचारियों के अधिकार आदि। व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन तथा तकनीक से है जो समाज के साथ साथ चलन में रहते हैं। एक व्यवसायिक इकाई को चाहिए कि वह सही मूल्य वसूल करे, सही तोल करके सामान को दे, ग्राहकों से सद्भावनापूर्वक व्यवहार करे, मतलब अच्छे से गुड तरीके से गुड बिहेवियर रखे अपना। नैतिकतापूर्ण व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय होता है। यह जनता में विश्वास पैदा करता है तथा अपने साख में भी वृद्धि करता है, मतलब में गुडविल बनाता है, लोगों में विश्वास जगाकर अधिक लाभ अर्जित करता है। नैतिकता का पालन हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक है तथा जो कार्य हम करते हैं उसे सराहना भी मिलती है। व्यावसायिक नैतिकता के देखिए तत्व क्या है। एक संचालित व्यावसायिक उद्यम जो मतलब चल रहा है कि व्यावसायिक नैतिकता के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। देखिए, उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता, जो प्रबंध है वो उच्च स्तरीय होना चाहिए। उच्च स्तरीय प्रबंध की नैतिकता के व्यवहार के विषय में संगठन में समझाने की भूमिका बड़ी निर्णायक होती है। उन्हें संगठन के मूल्यों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए सदैव अपना नेतृत्व अवरुद्ध गति से प्रदान करते रहना चाहिए, मतलब कि लगातार उसमें रेगुलर बेसिस पे उनका नेतृत्व, उनका मैनेजमेंट चलता रहना चाहिए। और सामान्य कोड का प्रकाशन, यानी कि कुछ नैतिक मूल्यों जैसे कि आधारभूत ईमानदारी एवं कानून का पालन, उत्पादन सुरक्षा एवं गुणवत्ता, कार्यस्थल पर सुरक्षा, हितों का टकराव, नियोजन विधियाँ, बाजार की उचित विक्रय प्रणाली तथा वित्तीय प्रतिवेदन आदि के विषय को में कानूनी प्रकाशन होने इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। अनुपालन तंत्र की स्थापना, यानी कि यह निश्चित करने के लिए कि व्यवसाय की वास्तविक निर्णय तथा कार्यों का निरूपण फर्म के नैतिक स्तरों के अनुसार किया जाता है। उचित यंत्र निर्माण कला की स्थापना करनी चाहिए। इसके कुछ उदाहरण है भर्ती तथा भाड़े पर श्रम लेने के लिए नैतिक मूल्यों की ओर ध्यान देना, प्रशिक्षण के समय नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना तथा अनैतिक कार्यों के विषय में कर्मचारियों को सूचित करना। हर स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना, यानी कि कर्मचारियों को हर स्तर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए, मतलब शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उनकी संबद्धता नैतिक कार्यक्रमों में भी हो सके। फर्म की नैतिक नीतियों के निर्धारण में कर्मचारियों के छोटे गुटों को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा उनके रुझान एवं मूल्यांकन को भी किया जाना चाहिए। परिणामों का मापन, यानी कि यद्यपि यह बहुत ही कठिन कार्य है कि नैतिक कार्यक्रमों की माप की जाए, मतलब कितना हुआ कितना नहीं हुआ, इसको नापना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी फर्म में कुछ मानक स्थापित करके ऐसा कर सकती है। भविष्य की कार्यवाही में विषय में उच्च स्तरीय प्रबंधक तथा कर्मचारियों की टीम इस विषय में वाद विवाद कर सकती है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। सेकंड वीडियो में
तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो देखिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस नेटवर्क से हमारे जुड़ सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द इस वीडियो के साथ।